हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज वो टाइम आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अपने शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत ही लेट किया आपको, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो आज अपने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला जो अपना इसमें टॉपिक होगा, आज अपने डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। भी फ्लक्स क्या चीज़ होती है सारा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो मेरे नोट्स आपको अगर आप कंपैरिजन करो दूसरे किसी टीचर से तो उससे थोड़े से लेंथी लग सकते हैं। कारण क्या है कि मुझे यूट्यूब पर पढ़ाना होता है, इसलिए थोड़ी डिटेल में नोट्स बनाता हूँ मैं आपको। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ सब कुछ आ जाएगा इस नोट्स में। अगर आपने कर लिया तो सारा नोट्स आपने तैयार कर लिया तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड आया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें अपने देखते हैं कि जो भी चैप्टर अपने कभी भी स्टार्ट करें तो वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर में काम आने वाली भौतिक राशियों के बारे में अपने पढ़ते होते हैं। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में पढ़ा। तो दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र आपको पता है कि क्या होता है कि कोई आवेश हो तो आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी और आवेश को लेके आए तो बल लगता है उस पर। दूसरी चीज़ इसमें जो काम आएगी, पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 से आप देख लेना, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती है जो किसी स्थान पर अपने को विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती हैं। और अगर ऐसे बल रेखाएं सीधी हो तो इसको अपने समरूप विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें जो इस चैप्टर में काम आएंगी प्रीवियस चैप्टर के, वो आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है अपना वो है विद्युत फ्लक्स। आज अपने इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो जो फ्लक्स शब्द है ना, फ्लक्स शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है संख्या या मात्रा। ठीक है, ज़्यादातर अपने संख्या के लिए यूज़ करते हैं, या मात्रा भी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो फ्लक्स शब्द का अपने को पता लग गया भी अर्थ क्या है, संख्या या मात्रा होती है। तो अब विद्युत फ्लक्स क्या चीज़ होती है वो देखो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या फिर किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। भाई अपने को क्या करना है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई पृष्ठ रखा हुआ है। अब यहाँ पृष्ठ से क्या आशय है, भी कोई आपने चीज़ रख दी, वो कोई अचालक हो सकती है, कोई सुचालक भी हो सकती है, कोई पृष्ठ रख दिया। पृष्ठ मतलब जैसे पेज होता है ना आपका, वैसे कोई वस्तु रख दी जिसका क्षेत्रफल हो ओनली, मतलब 2D वस्तु रखी है आपने, 3D वस्तु नहीं रखी कोई भी। ठीक है, सामान्य से अर्थ ये लगा सकते हो। जैसे पेज होता है, उस पेज के टाइप के कोई भी कुचालक माध्यम, परावैद्युत माध्यम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वैसा आपने क्या किया, एक पृष्ठ रख दिया। तो इस पृष्ठ के जो लंबवत रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत बल रेखाएं, उसको अपने क्या बोल देंगे, विद्युत फ्लक्स बोल देंगे। मतलब किसी भी पृष्ठ के लंबवत जो बल रेखाएं गुजरती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो एक चीज़ तो आपको पता लग गई होगी इसकी परिभाषा से भी, विद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को। और वो संख्या कैसे लेनी है आपको, कोई ना कोई अपने पास एक ऐसा चीज़ तो होनी चाहिए भी जहां अपने उसको परिभाषित कर सकें। तो परिभाषित करने के लिए अपने पृष्ठ लेते हैं। ये एक पृष्ठ कैसा होता है, बंद पृष्ठ होता है। ठीक है ना, बिल्कुल बंद होना चाहिए, किसी तरफ से खुला नहीं होना चाहिए। और दोनों ही हो सकते हैं। ये पृष्ठ किसी नियमित आकृति का भी हो सकता है, भी जैसे यहाँ पे स्क्वायर का दिखा रखा है मैंने, कोई आपके पास वृत्त भी हो सकता है, या फिर कोई आपके पास वर्ग भी हो सकता है, या आयत भी हो सकता है, कोई त्रिभुज भी हो सकता है। ऐसा नियमित आकृति का भी हो सकता है और अनियमित आकृति का भी, जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो, उस आकृति का भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है पहली चीज़ कि जो फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। देखो ये पृष्ठ रखा कैसे हुआ है, आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं। एक अलग से डायग्राम मैंने डाउनलोड किया है। तो देखिए जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ये वाला क्या है, एक पृष्ठ है। ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, यानी जो ग्रे कलर का है पृष्ठ है, और इस पृष्ठ में से क्या गुजर रही हैं, ये वाली विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं।
ठीक है। तो ऐसी विद्युत बल रेखाएं कब जाती हैं, एक दूसरे के समांतर कब होती हैं? आप विद्युत क्षेत्र ऐसा बनाते कैसे हो भी, एक साइड तो आप क्या रख देते हो, पॉजिटिव प्लेट रख देते हो। ऐसे ही करते थे पहले चैप्टर में, एक साइड आपने पॉजिटिव प्लेट रखी और दूसरी साइड आपने क्या की, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रख दी। तो इन दोनों के बीच जो विद्युत क्षेत्र बनता है, इन दोनों प्लेटों के बीच, वो बनता है समरूप विद्युत क्षेत्र। तो वैसा विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिया हुआ है। तो इस विद्युत क्षेत्र में ऐसे लंबवत रख दी, ठीक है ना, समझ आ गया। अब लंबवत कैसे रखा है, तो वैसे रख दी। तो इसमें से जो बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी बल रेखाओं की ये संख्या होगी, इन बल रेखाओं की संख्या को ही अपने क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, चलते हैं अपने। अब मेन चीज़ जो आती है वो आती है फ्लक्स का फॉर्मूला। भी फ्लक्स जो आपने चीज़ परिभाषित कर दी, उसका फॉर्मूला तो निकालने के लिए चाहिए अपने को। तो फॉर्मूला निकालने से पहले अपने को एक चीज़ यहाँ पे और परिभाषित करनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है, क्षेत्रफल सदिश। ये एक नई चीज़ है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सामान्यतः क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल आपको पता है अदिश होती है, क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती, उसकी यूनिट आप लगा देते हो मीटर स्क्वायर, कोई दिशा लिखते हो क्या साथ में भी, इस दिशा में क्षेत्रफल जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है, तो ओनली अदिश राशि अपने पढ़ी है। लेकिन फिजिक्स में क्या है, भौतिकी में क्षेत्रफल को सदिश रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि जो टोटल क्षेत्रफल होता है ना, उस टोटल क्षेत्रफल की कोई एक दिशा अपने दिखा देते हैं। फिजिक्स में एक नियम है कि क्षेत्रफल क्या भी अपने क्या परिभाषित कर देते हैं, एक सदिश परिभाषित कर देते हैं, जिससे अपने को ये पता लग जाता है कि जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार रखा हुआ है। कोई क्षेत्र आपने किस प्रकार रखा हुआ है किसी जगह पर, वो क्षेत्रफल अपने क्या बोल देते हैं, उसको सदिश बोल देते हैं। इसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और इसकी दिशा लेनी कैसी है आपको, जो क्षेत्रफल सदिश होता है इसकी दिशा किसी भी पृष्ठ या क्षेत्रफल की सतह के लंबवत होती है। अब आपको पता है भी क्षेत्रफल तो किसका होगा, किसी पृष्ठ का ही होगा, किसी सतह का ही होगा। तो उस सतह के बिल्कुल लंबवत आप क्या करो, खींच दो, एक लाइन खींच दो, वो उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। जैसे मान लो आप स्क्रीन को देख के पढ़ रहे हो, आप जैसे वीडियो देख रहे हो, तो अब ये स्क्रीन क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा अगर मैं कहूँ, इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो वो आपकी तरफ होगी। यानी इस स्क्रीन के वो चीज़ क्या होगी, लंबवत, यानी आपकी आंखों की तरफ होगी। आपकी आंखों की तरफ देखो, आप एक लाइन खींचो तो वो लाइन इस मोबाइल के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो वो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा लेनी है आपको। तो जैसे मान लो आपने कोई पेज रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे पेज रखा हुआ आपने एक मेज पे, एक स्टूल पर पेज रख लिया, तो इस पेज की जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो ऐसी हो जाएगी इसके लंबवत, ठीक है। तो इसको अपने एरिया वेक्टर बोल देते हैं, क्षेत्रफल सदिश कह देते हैं। और इसे अपने देखो बुक में जो सिंबल दिया हुआ है एस वेक्टर या फिर अल्पांश के रूप में डीएस वेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है। अब अल्पांश भी आगे काम आएगा, भी इस पूरे क्षेत्रफल को अपने छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे। तो अगर पूरा क्षेत्रफल आए तो उस पूरे क्षेत्रफल को तो अपने एस वेक्टर लिख देते हैं, एस से दर्शाते हैं आपकी बुक में। और जो आप कंपटीशन की बुक में देखोगे वहाँ इसको ए वेक्टर से भी लिखा होता है, ठीक है, ए वेक्टर, एरिया वेक्टर इसको दिखाएंगे। लेकिन अपनी जो बुक है उसमें एस वेक्टर से इसको दर्शाया हुआ है। तो क्षेत्रफल सदिश आपको पता लग गया कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत जो अपने दिशा में अगर एक लंब खींच दे किसी भी पृष्ठ पर, वो उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि फ्लक्स का सूत्र। इसके बाद आता है फ्लक्स का सूत्र। तो वो देखो क्या होता है फ्लक्स का सूत्र, कि चित्रानुसार माना किसी एकसमान विद्युत क्षेत्र ई में कोई सतह या पृष्ठ स्थित है। कोई ऊपर डायग्राम दिखा दिया मैंने आपको ये वाला, कि इसमें एक पृष्ठ है, ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पृष्ठ क्या है कि यदि इसका क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर हो, क्षेत्रफल सदिश ले लिया आपने एस वेक्टर, तो अब मैंने देखो इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, क्योंकि अपने जनरल केस लेके चलते हैं कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया। तो इस क्षेत्रफल, ये जो पेज रखा हुआ है यहाँ पे, इसका लंबवत क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। मतलब कि ये कैसे रखा हुआ, आप ऐसे मान लो भी आप अपना हाथ क्या करो, यहाँ पे खड़ा करो, यानी इसको बाहर की ओर निकला हुआ है, ये उभरा हुआ बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है ना। जैसे आप क्या करो, इसके लंबवत एक पेज रख दो, तो वैसे रखा हुआ है। और वो पेज थोड़ा सा टेढ़ा रखा है, बिल्कुल लंबवत ना रख के थोड़ा सा क्या रखा हुआ है, टेढ़ा रखा हुआ है। तो ये एक अपने पृष्ठ रख दिया। और ई क्या है, ई वेक्टर यहाँ पे क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो अब देखो यदि इसका क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर और विद्युत क्षेत्र का मान ई वेक्टर है, तो इस सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, उसका सूत्र देखो किससे देते हैं अपने, फाई। फ्लक्स का जो निशान होगा वो फाई होगा।
आगे चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा, उसका निशान भी फाई होता है। तो चिन्ह इसका याद रखना, फाई इसे कहते हैं। तो फाई बराबर ई डॉट एस वैक्टर, ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही सदिश राशियां हैं, क्षेत्रफल को अभी अपने सदिश पढ़ चुके हैं। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, फाई मिलता है। अब ये आया कैसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है कि क्योंकि जो देखो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो एक बार तो आप फॉर्मूला देखो, ये फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस यानी ई एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या चीज़ है वो देखो नई चीज़ आ रही है, थीटा यहाँ पे है कि ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण है। जैसे ऊपर आपको मैंने दिखा रखा है भाई, यहाँ ई वेक्टर एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो हर जगह ई वेक्टर की दिशा समान है, इस साइड ही है, यहाँ भी इस साइड ही है दिशा, ठीक है। तो ये तो होगी ई वेक्टर की दिशा, यहाँ पे ई वेक्टर हो गया आपके पास, और ये इस तल के लंबवत क्या आ गया, क्षेत्रफल सदिश आ गया। अब इन दोनों के जो बीच का कोण है वो कितना बन रहा है आपके पास, थीटा कोण बन रहा है ये वाला। तो ई डॉट एस यानी ई और एस के बीच का जो कोण है वो थीटा कोण है। तो ई एस कोस थीटा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया, ई व एस के मध्य का कोण है। तो अपने देखते हैं कि फ्लक्स का मान तीन कारकों पर निर्भर करता है। किन किन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, देखो ये यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ऊपर लिखने लगा था ना ये वाला, तो ये पीछे छप गया, स्केच से मैंने डेकोरेशन की थी, वो डेकोरेशन पीछे आ गई इसके, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो देखो एक तो ई वेक्टर पर जो जो चीज़ें इसके फॉर्मूले में आ रही हैं उस पर निर्भर करता है, दूसरा एस वेक्टर पर, और तीसरा थीटा पर निर्भर करता है। तो देखो वैसे तो क्या है कि जो फाई होता है वो इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, और इन तीन चीज़ों से ये फॉर्मूला बनता है। तो अपने चलो फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके बाद में ये तीन चीज़ें पढ़ ली। तो जो सूत्र होता है ना, जो आप कहोगे भी सर ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिखा, तो ये सूत्र एक्सपेरिमेंटली डेराइव किए हुए होते हैं। कई सूत्रों का डेरिवेशन तो अपने पढ़ते हैं, कईयों को डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा आपने, तो वहाँ पे क्या आया था कि F बराबर gm1m2/r², तो उसका तो कोई डेरिवेशन ही नहीं था। न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर ये निकाला भी जो बल होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वैसे ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला निकाला हुआ है, तो इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना भाई ये आया कहाँ से सर, डॉट प्रोडक्ट क्यों हुआ, डॉट प्रोडक्ट है तो है, ठीक है, इतना याद रखो आप। अब नेक्स्ट क्या है कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ई वेक्टर भी सदिश है और एस वेक्टर भी यहाँ पे क्या है, सदिश है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, अदिश गुणनफल से क्या मिलता है, अदिश राशि मिलती है हमेशा। यानी जब भी किसी दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर उसको अदिश गुणनफल होगा तो उससे अदिश राशि मिलेगी। जैसे कि आप प्रीवियस जो ईयर था उसमें करते थे एफ डॉट एस वेक्टर, ये क्या होता था, डब्ल्यू होता था, कार्य होता था, ठीक है, कार्य बराबर एफ डॉट एस बल गुणा विस्थापन। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कार्य था, कार्य क्या था, एक अदिश राशि है, ठीक है ना। तो वैसे ही ई डॉट एस से फ्लक्स मिलता है, और फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि फ्लक्स एक मात्रा है, एक संख्या है। तो फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। अब दूसरी चीज एक ये है कि जो ऊपर वाला आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र आपने लिया है उस पे ई वेक्टर का मान हर जगह एक जैसा हो, चाहे आप इस बिंदु पे ई वेक्टर निकाल लो, चाहे आप इस बिंदु पे ई वेक्टर निकाल लो, चाहे आप यहाँ पे निकाल लो, चाहे पृष्ठ पर कहीं पे भी निकाल लो, ई वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर का मान हमेशा समान होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ई डॉट एस वाला, ये सिर्फ एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए लगता है। अब बात आती है कि अगर एक समान न हो विद्युत क्षेत्र और ना ही अपने को जो पृष्ठ दिया वो नियमित अनियमित आकृति का हो, तो कैसे करेंगे अपने, तो वो चीज़ देखो कैसे करेंगे कि अपने क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़, तो आप फिजिक्स में सीख गए हो कि जब भी कोई अनियमित चीज़ आ जाती है उसको अपने अल्पांशों में बांट लेते हैं, और अल्पांशों का क्या कर देते हैं, एक अल्पांश के लिए मान निकाल के और फिर दूसरे सारों के लिए अपने क्या कर देते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। तो वही विधि अपने यहाँ पे अपनाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है असमरूप या असमान विद्युत क्षेत्र के लिए फाई का सूत्र, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने को एक तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, असमान असमरूप कोई आकृति दी हुई है, अनियमित आकृति, इसका कोई आकार नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है ना, उस विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं है। मतलब यहाँ पे ई का मान कोई अलग है,
यहाँ पे ई का मान कोई अलग है, यहाँ पे ई का मान कोई अलग है। तभी बल रेखाएं क्या थी कि बहुत यानी कॉम्प्लिकेटेड सी बनती हैं, इसकी आपकी बुक में भी नहीं दी हुई बल रेखाएं। अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो भी, कहीं पे तो बल रेखाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। देखो काटना तो नहीं है, ये तो कट होगी मेरे से धक्के से ही, बल रेखाएं कभी काटती नहीं है। लेकिन बल रेखाएं कहीं तो बहुत ज़्यादा यानी सघन हो जाती हैं और कहीं पे विरल हो जाती हैं, मतलब कहीं पे तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है और कहीं पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी क्या है, अनियमित है हर टाइम, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे इसके लिए कि माना एक अनियमित आकृति का पृष्ठ असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, और पृष्ठ भी अनियमित आकृति का और विद्युत क्षेत्र भी आपका असमान है। तो फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ को अल्पांशों में बटा हुआ मान सकते हैं। भी अपने फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इस सारे के अपने क्या कर देंगे, सारे क्षेत्रफल जो आपके पास, मान लो इस टोटल का क्षेत्रफल एस है, तो ये तो आप ज्ञात नहीं कर सकते भी कितना क्षेत्रफल है, कोई सूत्र नहीं है इसका ज्ञात करने का, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं कि सारे क्षेत्रफल को बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों में ये टुकड़े कर लेते हैं। अब एक टुकड़े का क्षेत्रफल अपने मान लेते हैं कितना है, ds है, मतलब सारे सेम टुकड़ों में इसको बांट दिया और एक टुकड़े का क्षेत्रफल अपने कितना मान लिया, ds क्षेत्रफल मान लिया। तो माना एक अल्पांश पृष्ठ पर एक अल्पांश ds है, ds ये वाला अल्पांश ले लिया मैंने यहाँ पे। तो इसके लंबवत तो देखो क्या आ जाएगी, ये वाली जो है ये ds वेक्टर की दिशा आ जाएगी, ये क्षेत्रफल सदिश आ गया इस अल्पांश के लिए। तो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश अपने ds वेक्टर से दिखा दिया। अब मान लिया कि यहाँ पे जो ई वेक्टर की दिशा है वो ये वाली है, अपनी तरफ से मानना है, कोई भी दिशा हो सकती है, ये ई वेक्टर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आप जहाँ मर्जी लो। तो आपका ds और ई वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ कोण आ जाएगा, यहाँ पे मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर दिखा दिए अपनी तरफ से मान के भी, ये वेक्टर इस दिशा में अपने फिक्स तो दिखा ही नहीं सकते, एक अल्पांश के लिए मान लिया भी इधर है। तो अब देखो इस अल्पांश से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा। आपको पता है कि जो फाई का सामान्य फॉर्मूला आपने लिखा था, फाई बराबर था ई डॉट एस वेक्टर, ठीक है, ई डॉट एस वेक्टर था फाई का सामान्य फॉर्मूला। तो अब फाई की जगह इस अल्पांश में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो डी फाई गुजर रहा है, और जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, अब इस विद्युत क्षेत्र को अपने क्या मान सकते हैं कि इस अल्पांश हेतु ई वेक्टर को नियत माना जा सकता है। भाई इतने से अल्पांश पे अपने मान सकते हैं, भाई बस इतने से अल्पांश में विद्युत क्षेत्र का मान नियत है, क्योंकि बहुत कम जगह के लिए आप ये मान सकते हो अपनी तरफ से भी ई वेक्टर का मान यहाँ इस जगह में बहुत कम चेंज हो रहा है। देखो चेंज तो क्या पता होता हो ई वेक्टर का, लेकिन अगर आपने अल्पांश बहुत छोटा लिया हुआ है तो वो छोटा अल्पांश एक बिंदु की तरह काम करेगा, और एक किसी फिक्स बिंदु पे जो ई वेक्टर का मान होता है वो फिक्स होता है। तो ई वेक्टर आप अल्पांश के लिए क्या मान सकते हो, नियत मान सकते हो। तो तभी अपने इस ई वेक्टर के अल्पांश नहीं किए, ओनली ds के किए। तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये फ्लक्स वाले फॉर्मूले से आ गया, फाई बराबर ई डॉट एस से। तो अब सारे क्या हैं कि सारे आपको पता है कि अल्पांश हैं वो ds लिए हुए हैं अपने, और हर एक अल्पांश के लिए अपने विद्युत क्षेत्र को क्या मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं। तो अपने टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे पृष्ठ को ds अल्पांशों से मिलकर बना मानना है, अतः कुल फ्लक्स हेतु डी फाई का समाकलन कर देंगे अपने। तो डी फाई का समाकलन जब आप करोगे तो फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ डी फाई। तो यहाँ डी फाई का मान रख दो ये वाला, तो ये आ जाएगा ई डॉट डी एस वैक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ जाएगा। या इसको जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे आप इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा ई डी एस, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ई डी एस कोस थीटा जब आप डॉट प्रोडक्ट खोलते हो। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पैरों में मैंने एस लगा दिया, ठीक है ना, ये पैरों में मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया समाकलन के। तो इस एस का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे जो एस है वो क्या दर्शा रहा है अपने को, पृष्ठीय समाकलन को दर्शाता है। इसका अर्थ ये है भी आप किसी पृष्ठ का समाकलन कर रहे हो, पूरा आपके पास कोई क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है, ठीक है, उसका समाकलन कर रहे हो, तो एस का मतलब यहाँ पे सरफेस से है। तो फिजिक्स में देखो यहाँ पे अगर अपने किसी आयतन का समाकलन करें तो यहाँ v आएगा, आगे इसी चैप्टर में आएगा, वहाँ आपको बताऊंगा। तो जिस किसी पृष्ठ का समाकलन करें तो यहाँ पे s आ जाता है। अब इस s का मैथमेटिक में तो अलग से काम आता है, लेकिन फिजिक्स में इस s का कोई यूज नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट समाकलन करना होगा, ठीक है ना। एस से घबराना नहीं है भी एस क्यों आया, मैथ वाले अपने मैथ में पढ़ लेंगे, वहाँ डिटेल में आ जाता है, एस अलग होता है, वी अलग होता है, सारा कुछ होता है। फिजिक्स में बस समाकलन ही है ये, एस फिजिक्स में सिर्फ एक निशान की तरह है,
ठीक है ना। आप ऐसे मान सकते हो भी एस क्या है, यहाँ पे एक चिन्ह है जिसका मतलब है पृष्ठ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक और इसकी विमा। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा निकालने के लिए सूत्र पे चलते हैं। तो फाई बराबर ई डॉट डी, ई डॉट एस वेक्टर होता है। तो ई का जो मात्रक होता है, अब ई का आप भूल गए होगे, कहोगे भी सर ई का मात्रक क्या था, कहीं सोचने लग गए होंगे। तो देखो न्यूटन पर कूलाम तो यहाँ पता लग गया, अब आया कैसे ये। तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करवाई थी तो उसमें F बराबर क्यू ही सूत्र करवाया था। तो ई का मात्रक निकालना है तो कोई भी सूत्र है उसमें से आप मान निकाल लो। ई का F बटा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब F का क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है, और क्यू का क्या होता है, कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम इसका तीव्रता का मात्रक आ गया। और साथ में एस यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वेयर होता है। तो अब देखो एक मात्रक तो ये है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर, और बटा में क्या आ गया, कूलाम आ गया। और दूसरा मात्रक देखो अपने इसका क्या करेंगे, बनाते हैं वो मात्रक। वैसे तो आप उसको थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे भी बना देता हूँ। इस मीटर में से मैं 1 मीटर निकाल लेता हूँ ऊपर, और नीचे यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 1 मीटर इसमें से निकालिए तो 1 मीटर यहाँ बचा और एक इधर चला गया। अब इस न्यूटन इंटू मीटर को आप जानते हो कि बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। और जूल और बटा में कुलाम पड़ा और साथ में मीटर। तो जूल पर कुलाम आगे वोल्टता का मात्रक आएगा, विभव का मात्रक आएगा वोल्टेज का, जिसको आप वोल्टेज बोल देते हो। तो जूल पर कुलाम को अपने वोल्ट कह देते हैं। तो वोल्ट इंटू मीटर इसका दूसरा मात्रक आ जाएगा। तो आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल में वोल्ट इंटू मीटर ही मिलेगा। तो एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए भी, मात्रक से अपने को उस भौतिक राशि का पता होना चाहिए भी वो क्या है। कई बार अपने को फ्लक्स यानी फ्लक्स ना लिख के और ऐसे सीधा मात्रक दे दिया, तो अपने को पता होना चाहिए भी किस राशि का मात्रक है। तो वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब तीसरी चीज़ आती है इसमें विमा इसकी। तो विमा निकालने के लिए वही चीज़ जो ऊपर, अगर आपने मात्रक निकाल लिया तो विमा तो निकाल ही सकते हो आप आराम से। तो देखो कि चाहे तो आप ये वाला सूत्र काम में ले लो, चाहे ये वाला ले लो। तो मैंने तो यही लिया। तो न्यूटन की होती है m1L1T-2, कूलाम की क्या होती है A1T1, और मीटर स्क्वायर की क्या होती है L2। ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला देखो A ऊपर चला जाएगा, टी की पावर देखो -1 बच जाएगी, ऊपर जाके टी की पावर -3 हो जाएगी, एल की पावर 2 ये है और 1 ये है, तो एल की पावर 3, m1L3 T-3 A-1 इसकी क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। अब एक चीज़ इसमें और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम आती है। देखो क्या है कि जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के बाहर निकलती हैं तो पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश व ई वेक्टर के मध्य का कोण हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। अतः किसी भी पृष्ठ से निर्गत या आउटपुट या फिर बाहर जाने वाले फ्लक्स का जो मान होता है धनात्मक लेते हैं। भी आपने कोई भी पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ में से विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। ठीक है। तो देखो पृष्ठ के दो साइडें होंगी। आप एक पेज लो, एक लेफ्ट, एक इधर वाली साइड होगी, एक उसके नीचे वाली साइड होगी। तो अगर मान लो आपने पृष्ठ लिया हुआ है तो ये पृष्ठ की क्या है, मान लो फ्रंट साइड है, और ये इसकी इधर इधर क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी। तो अब मान लो इसमें से विद्युत रेखाएं ऐसे जा रही हैं, मान लो ये 2 विद्युत रेखाएं दर्शा दी। तो अब इस पृष्ठ में तो क्या है, ये वाली रेखाएं इधर बाहर निकल रही हैं, इसके तो आउटपुट है इसके लिए। लेकिन इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इसका होगा, उसमें विद्युत रेखाएं अपने को ऐसे लगेंगी भी इसके अंदर धंस रही हैं। ठीक है। इधर वाले पृष्ठ के लिए क्या लगेगा, अभी बाहर की ओर आ रही हैं, और इधर वाले के लिए लगेगा भी अंदर की ओर जा रही हैं। 2 पृष्ठ होंगे। देखो पेज तो एक ही है लेकिन साइड तो 2 होंगी ना। तो एक साइड से देखने पर अपने को लगेगा भी एक साइड से तो बाहर आ रही है और दूसरी साइड से क्या जा रही है, अंदर जा रही हैं रेखाएं, बल रेखाएं। ठीक है। तो अब इसने कहा है कि जहां से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं, उस साइड अपने क्या करते हैं, जो एस वेक्टर होगा। अब एक पृष्ठ के लिए 2 एस वेक्टर हो सकते हैं, वो देखो कैसे। अब देखो पृष्ठ तो एक ही है लेकिन सतह 2 होगी ना इसकी, इस पृष्ठ की, एक तो इधर वाली सतह और एक इसके बैक साइड वाली सतह। तो अब इसके कहने का ये मतलब है भी जब आप क्या लेते हो, 2 सतह लेते हो तो इसके 2 क्षेत्रफल सदिश बनेंगे। मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश कहा है भी क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत। तो इस वाली सतह का जब आप क्षेत्रफल सदिश लोगे तो वो ऐसे आएगा बाहर की ओर, और अगर पीछे वाली सतह का आप लोगे तो वो कैसे जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है ना,
इधर जाएगा। तो अब मान लो आपका पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, जैसे मान लो थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो अब इधर आप क्या करो, पृष्ठ को जितना मर्जी घुमा दो, जैसे घुमाया हुआ है ना पृष्ठ, बिल्कुल लंबवत ना होके ऐसे, यानी कि 1 मिनट, ऐसे ना होके बिल्कुल लंबवत, उन्होंने क्या कर दिया, थोड़े से कोण पर रख दिया इस पृष्ठ को। तो अब देखो क्या होगा कि इसके कहने का मतलब है भी इस साइड से बल रेखाएं बाहर आ रही है ना, तो अब इस पृष्ठ का देखो ds वेक्टर ये वाला है या s वेक्टर ये वाला है, तो e वेक्टर और s वेक्टर के बीच जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये वाला कोण हमेशा न्यून कोण होगा। पृष्ठ जब तक आप समांतर नहीं करते तब तक ये क्या होगा, न्यून कोण ही रहेगा। जब समांतर कर दोगे बिल्कुल इस विद्युत क्षेत्र के, तो तब s वेक्टर पूरा ऐसे सीधा हो जाएगा, तब s वेक्टर और e वेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर आप किसी कोण पर रखते हो, थीटा पर रखते हो, तो उस पर इस साइड के लिए तो देखो क्या होगा, ये वाला कोण का मान 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में होगा, बस कहीं ना कहीं। जैसे अब यहाँ पे ये न्यून कोण बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं दूसरे पृष्ठ की, ठीक है ना, दूसरे पृष्ठ की, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा, ठीक है ना। वो कैसे होगा, ऐसे होगा, जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड वाले की, बैक साइड वाले का बिल्कुल इसके क्या होगा, लंबवत। तो अब आप देखो भी ई वेक्टर की दिशा तो है ये वाली, और इधर जो पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा है इस ये वाली एस वेक्टर की। तो अब आप देखो भी इन दोनों के बीच जो थीटा होगा वो अधिक कोण बन गया। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हैं डायग्राम से, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी भी। जिस साइड से तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं उधर तो न्यून कोण बनता है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच, और जिस साइड से विद्युत बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, देखो ई वेक्टर की दिशा आपको यही लेनी है। आप ऐसे कहो भी सर यहाँ तो ई वेक्टर ऐसे आ रहा है और एस वेक्टर इधर वाला है, तो दो सदिशों के बीच की दिशा कैसे लेते हैं अपने भी। मान लो आपके पास एक चीज़ ये है भी, एक सदिश ऐसे जा रहा है और दूसरा सदिश ऐसे है, तो आप ये वाला कोण नहीं लेते कभी भी सदिश के बीच, ये गलत हो जाता है। कोण कौन सा लेते हो, इस दिशा में सदिश को आगे बढ़ाओ और दोनों सदिशों के बीच का कोण ये वाला लोगे, इधर वाला कोण नहीं आएगा, ये वाला कोण आएगा दोनों सदिशों के बीच, अगर आपको वहम हो तो, ठीक है ना। तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी भी, जिस साइड से विद्युत बल रेखाएं अंदर आती हैं उस साइड तो क्या होता है, जो एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण होता है वो अधिक कोण होता है, और दूसरी साइड का जो कोण होता है जहाँ से बाहर निकलती है वो न्यून कोण होता है। तो अब देखो अपने वापस चलते हैं, देखो क्या है इसमें, 1 मिनट। तो देखो क्या है कि फ्लक्स का मान मैंने लिखा हुआ है कि निर्गत, जहाँ से आउटपुट बाहर निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं, बाहर जाने वाला फ्लक्स होता है, वहाँ धनात्मक लेते हैं उस साइड मान। तो धनात्मक क्यों लेंगे कि आपने अभी सूत्र पढ़ा है फ्लक्स का कि ई एस कोस थीटा, ये सूत्र है फ्लक्स का, ठीक है ना, ई एस कोस थीटा। तो अब थीटा का मान जब 0 से 90 डिग्री के बीच है तो कोस थीटा यानी कोस 0 से लेकर 90 तक इसका मान पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो 0 से 90 के बीच बीच जितने भी कोण होंगे उसके लिए पॉजिटिव मान होगा, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो तभी किसी भी पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हमेशा अपने पॉजिटिव लेते हैं, ये आपको याद रखना है। इतनी कहानी समझाने का मतलब मेरा यही है, सार यही निकलता उसका कि आपको बाहर निकलने वाले फ्लक्स का मान पॉजिटिव लेना है। और दूसरी चीज़ मैंने जो अभी आपको समझाई है, देखो क्या कि जब विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर या s वेक्टर व e वेक्टर के मध्य कोण हमेशा 90 से 180 डिग्री यानी अधिक कोण के बीच बनता है। तो इन कोणों हेतु कोस थीटा का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर थीटा का मान क्या होता है कि जब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच कोस का मान क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि उसमें कोस क्या आ जाता है, ये तो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें तो सारी पॉजिटिव होते हैं, मैथ वाले तो समझेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे साइन और कोसेक की पॉजिटिव होते हैं। नहीं साइन और कोसेक नहीं, इसमें साइन भी क्या आ जाता है, नेगेटिव में आ जाती है साइन की वैल्यू भी। तो यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में जाके कोस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आप इतनी बात याद रखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ -1 हो जाता है कोस का मान और यहाँ 0 होता है और इसके बीच में ही चलता है, ठीक है। तो जब आपका क्या होगा, जहाँ से बल रेखाएं प्रवेश करेंगी तो तब 90 से 180 डिग्री के बीच होगा कोस का मान। तो अपने क्या लेते हैं, किसी पृष्ठ या सतह में प्रवेशित या फिर अंदर आने वाले या इनपुट फ्लक्स का मान क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं हमेशा।
याद रखना है आपको। अब स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लेते हैं, तो उसका रीज़न मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखो आता है विशेष स्थितियाँ, स्पेशल केसेस। आप सोच रहे होगे भी सर बुक में तो इतनी डिटेल में दिया नहीं, तो देखो मैं इतनी डिटेल में तभी बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आएंगी, ठीक है ना। बुक में तो इसको थ्योरी दे दी, बुक में से आपको कुछ नहीं समझ आएगा, इस टॉपिक में से पढ़ के देख लेना चाहिए। कोई लाइन तो होगी जो समझ आ जाएगी, वैसे नहीं आएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो कैटेगरी में बांट देता हूँ। बुक में ऐसे कैटेगरी नहीं होती। अब असमरूप वाली कैटेगरी नहीं है बुक में, मैंने अपनी अलग अलग से टॉपिक बना दिया है इसका। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा अलग से नहीं है, लास्ट में दे दी एक लाइन बस, मात्रक ये होता है, विमा ये होती है, ये निकाल के नहीं बताया हुआ वहाँ पे भी वोल्ट इंटू मीटर बना कैसे है। तो मैं डिटेल में आपको टॉपिक करवाने की ट्राई करता हूँ कि आपके सब चीज़ एक एक चीज़ क्लियर हो। जिस टॉपिक को पढ़ो वो पढ़ो ऐसे कि यानी कि वो याद तो हो जाए अपने, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर तो दे सकें। तो विशेष स्थितियाँ आप पढ़ते हो, हमेशा ही पढ़ते हो, फिजिक्स में अब तक ट्रेंड हो गए हो भी। विशेष स्थितियों में अपने विशेष एंगल ले लेते हैं कोई एक दो। तो जैसे थीटा का मान 0 डिग्री है, तो देखो 0 डिग्री कब होगा, जब आपका पृष्ठ ऐसे पड़ा हुआ। अब गोलाकार ले लिया मतलब आपका पृष्ठ ऐसे लंबवत पड़ा हुआ है। तो अब देखो एस वेक्टर भी इस दिशा में हो गया और ई वेक्टर भी आपका इस दिशा में हो गया। तो अब इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा ना उसका मान अधिकतम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बल रेखाएं ऐसी गुजरेंगी। अब मान लो इसको मैं ऐसे टेढ़ा रख दूं, तो टेढ़ा रखूंगा तो अब देखो ऊपर वाली बल रेखा नहीं गुजर रही इसमें से, और जो यहाँ पे ये वाली बल रेखा है वो भी इसमें से सही तरीके से नहीं गुजर रही। तो अब ये वाला पृष्ठ अगर किसी कोण पे रखा हुआ है तो बल रेखाएं कम गुजरती हैं। मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ऊपर जो जा रही हैं और नीचे जो जा रही हैं वो बल रेखाएं गुजरनी बंद हो जाएंगी। मतलब ये सीमित यहीं तक रह जाएगा ऐसे। मान लो इसको लंबा लिटाना स्टार्ट कर देते हो आप, टेढ़ा करना इसको इधर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स का मान क्या होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि कोस थीटा कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, जो कोस का अधिकतम मान है। कोस का अधिकतम मान 1 ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ ई एस कोस 0 यानी फ्लक्स का जो अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम मान होगा, वो ई एस के बराबर होगा। और जब थीटा का मान आपके पास 90 डिग्री है तो एस वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। अब थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, आप देखो पृष्ठ आपने बिल्कुल लंबा डाल दिया ऐसे, तो अब इस पृष्ठ में से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। भी आप कहो भाई सर यहाँ बल रेखा से गुजर रही हैं तो कोई एक आधी गुजर जाएगी, लेकिन उसको अपने नगण्य नहीं मानते हैं, 0 मानते हैं। तो जब आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा या क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, देखो अभी जो लाइन बोली है ना दोबारा देखो उसको, क्या कहा है मैंने अभी, मैंने कहा है जब आपका पृष्ठ क्या हो जाएगा, पृष्ठ तो विद्युत क्षेत्र के समांतर हो गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर को ही है और पृष्ठ भी इसी तल में आ गया ये वाला, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या लेते हो आप, लंबवत लेते हो। तो क्षेत्रफल सदिश ऑटोमेटिक से क्या हो गया, यहाँ पे लंबवत हो गया विद्युत क्षेत्र के। यहाँ आपका पृष्ठ लंबवत था लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक इसके क्या था, समांतर था। ये भी एक देखो चीज़ यहाँ निकल के आती है। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो कोस थीटा कोस 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स इसमें से 0 गुजरेगा। क्योंकि देखो पृष्ठ होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसमें से अगर बल रेखाएं अगर आपने उसको विद्युत क्षेत्र के समांतर ही रख दिया जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो बल रेखाएं चलो एक दो गुजरेंगी, लेकिन इसकी तुलना में बहुत ही कम बल रेखाएं होंगी, तो इसको आपका मान क्या लेते हो, 0 मान लेते हो इसमें। तो ये था भी आपका विद्युत फ्लक्स का टॉपिक आज का, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको करवाने की ट्राई की है। अब जो भी आपके डाउट्स है, एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं एक नए चैनल का लिंक डाल दूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर भी लिंक वो डाल दिया है। मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, डिस्कशन ग्रुप, ठीक है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कस ना लिखा हुआ आएगा आपको, जो ग्रुप चल रहा है मेरा अब, जिसमें आपको डेली पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, तो वहाँ डिस्कस लिखा आएगा। उस डिस्कस पर जब आप ओके करोगे तो आपको आगे डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, या उस लिंक को ओपन करके और वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ क्या है कि आपके लिए ये फैसिलिटी है कि आप मैसेज भेज के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। देखो हर एक मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज आपके देख जरूर लिया करूँगा, इतना टाइम मेरे पास है। एक एक को रिप्लाई करूँ इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मैं वहाँ आपके डाउट देख लिया करूँगा, जो मुझे पता है कि कॉमन ही डाउट आते हैं लगभग हर एक स्टूडेंट को, ठीक है।
तो वो डाउट आपके नेक्स्ट जो वीडियो होगी या टॉपिक जब भी होगा, या मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा सारे डाउट्स पे, तो उसमें अपने सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। तो आपके लिए एक नई फैसिलिटी स्टार्ट किया, उसका आप मिस यूज मत करना, वहाँ कोई ऐसे वैसे मैसेज मत फेंकना, नहीं तो ग्रुप मैं बंद कर दूंगा। वो आपकी फैसिलिटी के लिए बनाया है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए वो वहाँ ग्रुप में आप मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस तरह से चैनल को आगे बढ़ाते रहें। देखो आपको मैं किसी भी वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो ऐसे, लेकिन ये आपका खुद का ही फ़र्ज़ है। देखो यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा कब है, जब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, आप फ्री पढ़ रहे हो, ओनली आपका नेट लगता है। ठीक है, वो यूट्यूब लेता है, मैं नहीं लेता वो। तो आपको यानी A to Z फ्री चीज़ मिल रही है, तो मुझे फ़ायदा तब है। देखो हर एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए स्टार्ट करता है काम, मुझे फ़ायदा तब है जब आप अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।